आज मैं आप लोगों को जिसके बारे में बताने वाला हूँ, इस बंदे की स्टोरी आपको रियल भी लग सकती है और फेक भी, पर रियलिटी ये है कि ये सच है क्योंकि उसके लाइफ में जो हुआ उसे रेसलिंग इंडस्ट्री ने हमेशा के लिए इरेज कर दिया। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने रेसलिंग को सब कुछ दे दिया था। सोते जागते बस रेसलिंग के बारे में सोचा और लोगों के समझाने पर भी कभी आराम नहीं किया। ये कहानी है उसकी जो 20 साल तक फाइटर था, लेकिन अंत में वो अपने आप से ही नहीं लड़ पाया। ये कहानी है क्रिश बेनवॉर्ट की। आपने बहुत से रेसलर्स की स्टोरी सुनी होगी, पर ये काफी ज्यादा अलग थी। इसमें सब था, दर्द, स्ट्रगल, सक्सेस और डाउनफॉल। तो शुरू से बताता हूँ। एक कोना पकड़ लो और ईयरफोन डाल लो और इस स्टोरी को बस सुनो, क्योंकि विजुअल्स का इसमें कोई लेना देना नहीं है। 1967 कनाडा में एक नॉर्मल फैमिली के घर पैदा हुआ क्रिस्टोफर माइकल बेनवर्ट। इस बच्चे की लाइफ बड़ी नॉर्मल थी, पर जो अब नॉर्मल था वो था इसका ऑब्सेशन। जब क्रिश 12 से 13 साल के थे, तब उन्होंने टीवी पे टॉम ब्लिंगटम को देखा, जिसे पूरी दुनिया डायनामाइट किड के नाम से जानती थी। टॉम एक ऐसे रेसलर थे जिनकी हाइट कोई ज्यादा नहीं थी, नॉर्मल थी, पर वो जब भी रिंग में जाते थे अपने से ज्यादा साइज के लोगों को ऐसे पछाड़ देते थे जैसे कोई खिलौना हो। ये सब देख के क्रिश को अपना गोल मिल गया था और उन्होंने डिसाइड किया कि इसकी तरह बनना नहीं, इससे बेहतर बनना है। कुछ लोग पैशन को गिफ्ट मानते हैं, कुछ शराब, पर बेनोट के केस में ये दोनों थे। स्कूल लाइफ में उनका इंटरेस्ट नहीं था, उनका इंटरेस्ट था सिर्फ रेसलिंग। 18 की एज में उन्होंने घर छोड़ा और कैलगरी आ गए, क्योंकि कैलगरी में था स्टू हार्ट का डूंगियन। ये एक बेसमेंट था जहां स्टू रेसलर्स को ट्रेन करते थे अपने तरीके से। वो सीखने वाले को सबमिशन होल्ड में डाल देते थे और तब तक नहीं छोड़ते थे जब तक वो हार ना माने या उससे पार आने का रास्ता ना निकाले। ऐसा मान लो यहाँ का ट्यूटर दर्द देके दर्द झेलना सिखाता था। लोग अगले दिन, अगले हफ्ते या एक महीने बाद ये छोड़ के भाग ही लेते थे, पर क्रिश रोज आते थे। क्रिश की फिलॉसफी थी, दर्द से सीखो, और इसी ट्रेनिंग में उन्होंने 2 साल निकाले। वहां से निकल के वो पूरे बदल गए थे, जिसके बाद उनकी नजर जापान के ऊपर थी। जापान रेसलिंग क्रिश के लिए स्कूल की तरह था। यहाँ से उन्होंने बहुत कुछ सीखा, फैंस के नेचर को समझा, वो रिस्क लेने वाले को ही सपोर्ट करते थे। अपने कॉलीग से सीखा और ये भी समझा कि आखिर रेसलिंग क्या है। वहाँ पे उन्होंने 2 साल से ज्यादा बिताए और उसमें सबमिशन, जर्मन सुप्लेक्स, सब कुछ सीखा। और एक ऐसा मूव जो आगे जाके उनकी पहचान बनने वाला था, फ्लाइंग हेडबट। टॉप रॉप पे चढ़ो, हवा में सीधे हो जाओ और अपना सर सीधा दुश्मन की छाती या सर पे बजा दो। खतरनाक है ना? बहुत ज्यादा था। रोज रात वो उसकी प्रैक्टिस करते थे और रोज क्रैश होते थे। किसी को नहीं पता था कि आगे चल के ये चीज उनके ब्रेन पे असर करेगी। जापान में उन्हें द क्रिपलर का नाम दिया गया, क्योंकि उनके मूव से लोग इंजर्ड हो जाते थे। स्ट्रेंज ना, पर उस टाइम ये गर्व की बात थी। जापान से आने के बाद उन्होंने WCW में काम किया, पर WCW सिर्फ हॉलीवुड स्टार्स टाइप लोगों को पुश देने में इंटरेस्टेड थी। वहीं क्रिश, जिनकी एवरेज हाइट थी 5'10", जो लोग रेसलिंग जानते थे वो बेनवोट से इम्प्रेस थे, पर WCW का उससे कोई लेना देना नहीं था। इसीलिए जब WWE ने बेनवोट को 2000 में बुलाया तो वो तुरंत चले गए। WWE में भी स्ट्रगल था, क्योंकि विंस को बड़े स्टार्स ही पसंद थे, लेकिन यहाँ कुछ अलग था। वो था WWE ऑडियंस, जिनके आगे विंस भी झुक जाते थे। फैंस ने बेनोट को पसंद किया और हर जगह लेट्स गो बेनोट चैंट किया, क्योंकि वो जानते थे ये बंदा रियल है और असली फाइटर है। और फिर आया 2004 का रॉयल रंबल। क्रिश नंबर 1 पे रिंग में आए और नंबर 1 का जीतना इम्पॉसिबल माना जाता है, क्योंकि उसे बाकी 28 फ्रेश रेसलर्स को फेस करना होता है। पर बेनोट ने ये नामुमकिन काम कर दिखाया और रॉयल रंबल जीत लिया। पूरा मेडिसन स्क्वायर गार्डन खड़ा हो गया, क्योंकि उनके और बेनोट के लिए ये इमोशनल मोमेंट था। साल की मेहनत रंग ले आई थी और अब रेसलमेनिया 20 को क्रिश बेनोट मेन इवेंट करने वाले थे। मेडिसन स्क्वायर गार्डन में ये मैच हुआ, जिसमें उनके सामने थे ट्रिपल एच और शॉन माइकल्स, और ये मैच था वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। ट्रिपल एच WWE का सबसे पावरफुल इंसान, क्योंकि अथॉरिटी उसके जेब में थी। शॉन माइकल्स मिस्टर रेसलमेनिया,
क्राउड के फेवरेट। वहीं क्रिश, जिनके कोई कनेक्शन नहीं थे, बस अकेला था, अपने दम पे था। मैच शुरू हुआ। क्रिश ने अपना 100% देना शुरू किया और फिर टाइम आया। क्रॉस फेस। क्रिश ने ट्रिपल एच को सबमिशन में फंसाया और ट्रिपल एच ने टैप आउट कर दिया। क्रिश बेनवॉट न्यू चैंपियन बन चुके थे, जिसके बाद एडी गरेरो रिंग में आए, क्रिश का बेस्ट फ्रेंड। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। पूरा अरीना बेनोट बेनोट कर रहा था। ये रेसलिंग हिस्ट्री का सबसे बड़ा इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि एक ऐसा बंदा ग्रैंड स्टेज पे चैंपियन था जिसे कभी पूरी रिस्पेक्ट नहीं मिली थी। काश ये कहानी यहीं खत्म हो जाती, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि इस कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़ अब आने वाला था। चैंपियन बनने के बाद उनका करियर काफी अच्छा चल रहा था, पर पर्सनल लाइफ बर्बाद हो रही थी। 20 साल से रेसलिंग कर रहे थे, जिस वजह से उन्हें कई इंजरीज का सामना करना पड़ा। पेन किलर्स लेनी पड़ती थी, पर वो उस टाइम नॉर्मल था। वहीं उनकी वाइफ का उनके साथ डिवोर्स हो गया था और उनके बेटे की कस्टडी का केस भी चल रहा था, और वो हेडबर्ड्स। आज हम जानते हैं कि सर पे लगना सबसे सेंसिटिव माना जाता है, क्योंकि ये बंद तो इंसान बंद हो जाता है, और क्रिश तो खुद इसे धीरे धीरे डैमेज कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम किसी को इसके बारे में नहीं पता था। नवंबर 2005 बैनोट के लिए सबसे बड़ा शॉकर एडी गेरेरो। 13 नवंबर 2005 एडी हार्ट अटैक की वजह से इस दुनिया से चले गए थे, और जब बैनोट को इसका पता चला, वो टूट गए। जो लोग उस टाइम उनके पास थे, उनका कहना था उस न्यूज से क्रिश अलग हो गया था। चुप रहना, अकेले रहना, ये सब शुरू हो गया था, और क्रिश की इन हरकतों पे किसी ने गौर भी नहीं किया था। 22 जून 2007 WWE का पीपीवी था। क्रिश को उसमें परफॉर्म करना था, पर वो नहीं आए। बस टेक्स्ट आया कि फैमिली इमरजेंसी है, नहीं आ सकता। लोगों ने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, पर कोई जवाब नहीं। फिर WWE ने पुलिस को इन्वॉल्व किया कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं। 25 जून 2007 जब पुलिस क्रिश के घर पहुंची, तब क्रिश की वाइफ एंड सन वो जा चुके थे। एविडेंस से पता चला कि नींद की गोलियां देके उन्हें मारा गया था, और क्रिश बेनवॉट वो अपने ही जिम में डेड मिले। 3 दिनों में पूरा परिवार खत्म। ये न्यूज जब रेसलिंग वर्ल्ड में फैली, तो लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे। WWE ने पूरे 3 घंटे का बेनवॉट को ट्रिब्यूट दिया, लेकिन जब सच्चाई पता चली, उन्होंने बेनवॉट के नाम को ही मिटा दिया, जैसे कि ऐसे नाम का कोई रेसलर एग्जिस्ट नहीं करता था। क्योंकि बाद में पता चला कि क्रिश ने अपनी ही बीवी और बच्चे को मार दिया था, और फिर खुद को। हॉल ऑफ फेम कभी नहीं। जब साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ने क्रिश के माइंड को स्टडी किया, वो सन्न रह गए, क्योंकि उनका दिमाग एक 85 साल के इंसान जैसा था जिसे अल्जाइमर हो, पर वो सिर्फ 40 के थे। CTE ये एक डिजीज थी जो बार बार सर पे लगने की वजह से उन्हें हुई थी। क्रिश ने पूरी लाइफ में उस मूव को पता नहीं कितनी बार यूज किया था। हमें नहीं पता कि वो कैसे इंसान थे, पर एक ग्रेट रेसलर थे, लेकिन उससे ज्यादा ये एक पागलपन था। सेकंड साइड तो कोई नहीं जानता, लेकिन इसे WWE में चेंजेस आए। मेडिकल टेस्ट्स नॉर्मल हो गए, रिस्क्स कम हो गए, और सेफ्टी पहली प्रायोरिटी बन गई। हम नहीं जानते कि कौन गलत था या क्या हुआ था, पर सबसे ज्यादा गलत नैन्सी बेनोट और उनके 7 साल के बच्चे के साथ हुआ था, जिनका कोई कसूर भी नहीं था। 7 साल का बच्चा जिसके आगे उसकी पूरी जिंदगी थी। पर वहीं क्रिश को पूरी तरह विलेन बना देना, वो भी पूरी पिक्चर नहीं है। वो एक ऐसा इंसान था जिसने पूरी जिंदगी रेसलिंग को दे दी, जिसका ब्रेन फुल्ली डैमेज हो चुका था। डॉक्टर्स आज भी कहते हैं कि वो उस टाइम कोई भी नॉर्मल डिसीजन नहीं ले सकता था, क्योंकि उसकी कंडीशन ही ऐसी थी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इनोसेंट था, पर कुछ चीजें उसके भी अगेंस्ट थी। दोस्तों, ये थी क्रिश बेनवॉट की कहानी, जिस कहानी में सब था। मेहनत, स्ट्रगल, ग्रेटनेस, दर्द, टूटना, और एक ऐसा अंत जो दर्दनाक था। रेसलिंग को हम एंटरटेनमेंट समझते हैं, और है भी, पर हमें एंटरटेन करने के लिए 1000 लोग अपनी जान दांव पे लगाते हैं। क्रिश को जज करना आसान है, पर पूरी कहानी समझना बहुत मुश्किल। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दो, और अगर ऐसी ही कहानी और सुननी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली कहानी में।